इस वीडियो में हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के इम्पोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, आज डेट है 7 सितंबर 2021 और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पंजशीर वैली को लेकर के। अफगानिस्तान में तालिबान ने ये डिक्लेरेशन कर दिया है कि कंप्लीट अफगानिस्तान को उन्होंने अपने अंडर कर लिया है। अफगानिस्तान का जो मैप है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, उसकी जो लोकेशन है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है, कौन कौन से जो कंट्रीज़ हैं उसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपको जाकर के गूगल मैप करना है, अफगानिस्तान के मैप को अच्छे से व्यू करना है, क्योंकि अफगानिस्तान प्रेजेंट टाइम में काफ़ी लॉन्ग टाइम से न्यूज़ में बना हुआ है। इसमें आप पंजशीर वैली को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट सिटी के नेम यहाँ पर काफ़ी न्यूज़ में रहे, उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछने लग गई है कि एक तरफ आपको सिटी का नाम दे देंगे और दूसरी तरफ पूछ लेंगे कि कौन से कंट्री से रिलेटेड है। तो जो भी इंपॉर्टेंट टर्म न्यूज़ में रहती है उसको लेकर के आपको बेसिक फैक्ट्स क्लियर होने चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ है लेबर सर्वे को लेकर के। अभी जुलाई 2019 से जून 2020 के लेबर सर्वे पब्लिश हुए हैं और इस लेबर सर्वे में ये सामने आया है कि एग्रीकल्चर की तरफ और अनपेड वीमेन लेबर जो है उसमें हाइक देखने को मिला है, मतलब एग्रीकल्चर वर्कर्स जो हैं उसमें हाइक देखने को मिला है। देखो, मार्च 2020 में हमारे यहाँ पर कोविड का आउटब्रेक हुआ और उसके बाद में हमारे यहाँ पर क्या लग दिया, लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के दौरान आपको पता है कि अर्बन एरियाज़ में जो भी लेबरर्स थे वापस गाँवों की तरफ बढ़ गए, वापस अपने जो नेटिव एरियाज़ है वहाँ की तरफ आ गए और आ करके अपनी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड हो गई। यही कारण रहा कि इन सब नंबर्स में हाइक देखने को मिला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए, एक सेकेंड, हाँ देखो, दिल्ली सरकार जो है उसने अपनी नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत कुछ चेंज करने की कोशिश की है। उन्होंने स्टार्टिंग में जब अपना करिकुलम चेंज किया तो उसमें उन्होंने अपने करिकुलम में एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को भी इंक्लूड किया था, ताकि बच्चों में एजुकेशन के दौरान ही उनको समझाया जा सके किस तरीके से वो कम पैसे में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और इसी के लिए सीड मनी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। कुछ बच्चों को 41 किड्स को 1000 रुपीज़ दी गए और 1000 रुपीज़ में 6 सप्ताह के बाद में उन्होंने क्या टर्न दिया इन 1000 रुपीज़ का वो देखा गया। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ब्लूटूथ स्पीकर्स बनाए, प्रिंटेड टीज़ बनाई, इसके अलावा बहुत सारे वेस्ट से उन्होंने कुछ ऐसे मटेरियल बनाए और उनको बेच करके उन्होंने काफ़ी प्रॉफिट कमाया। तो इस तरीके से जो वहाँ के डेप्यूटी सीएम हैं मनीष सिसोदिया, वो चाहते हैं कि सभी जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उसमें ये सीड मनी प्रोजेक्ट आज से लॉन्च किया जाएगा। तो ये देखो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। इस तरीके के इनिशिएटिव हर स्कूल को, हर स्टेट को अपनी तरफ से स्टार्ट किए जाने चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ट्राइब्यूनल्स को लेकर के। ट्राइब्यूनल्स को लेकर के इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट बार बार गवर्नमेंट से ये बोल रहा है कि आप हमारे पेशेंस का टेस्ट कर रहे हैं। ट्राइब्यूनल्स में काफ़ी लंबे समय से वैकेंसीज बनी हुई हैं और उन वैकेंसीज को फिल करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, क्योंकि देखो किसी को आप जजमेंट दे करके किसी को आप जस्टिस दे रहे हो, लेकिन वो जस्टिस देने में आपने एक लंबा टाइम खींच दिया, तो वो जस्टिस ना दे करके उस बंदे को, उस पर्सन को एक तरीके से पनिशमेंट है। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ट्राइब्यूनल्स को फिल करना चाहिए ताकि फटाफट जो भी केसेस पेंडिंग है उनकी सुनवाई हो सके और लोगों को जो जजमेंट दिया जाना है वो फटाफट उसमें जजमेंट दिया जा सके। ट्राइब्यूनल जो वर्ड है वो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इसको इंक्लूड किया गया था। आपका क्वेश्चन ये है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए, ASER एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। इस रिपोर्ट ने अपनी एक लेटेस्ट रिपोर्ट पब्लिश की है ASER ने, और इस रिपोर्ट में सामने आया है कि 2 साल का जो लॉकडाउन लगभग रहा उसमें जो यंग बच्चे हैं, चिल्ड्रन जो हैं फर्स्ट क्लास से
4th 5th क्लास तक के बच्चे जो हैं उनमें बेसिक न्यूमरेसी को लेकर के जो क्लैरिफिकेशन है वो गायब हो गया है। मतलब बच्चे जो हैं वो लगभग 2 साल से स्टडी से दूर रहे, जिसकी वजह से जो भी उन्होंने स्टडी की थी उन सब से वो सब कुछ उनके माइंड से मिसप्लेस हो गया है, मतलब डिलीट हो गया है। तो ये चीज़ें, ये डाटा हमें दिखाते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास में एवरी गैजेट्स उपलब्ध थे, नेट की अच्छी अवेलेबिलिटी थी और इजीली उन्होंने स्कूल्स में आने वाले हर लेक्चर को अटेंड किया। लेकिन हमारे इंडिया में जो डिस्पैरिटी है उसकी वजह से, इक्वलिटी ना होने की वजह से बहुत सारे चिल्ड्रन ऐसे जिनके पास में ना नेट की अवेलेबिलिटी और ना ही उनके पास में गैजेट्स से। अब गैजेट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है जिसकी वजह से वो बच्चे स्कूल से आने वाले लेक्चर्स को अवेल नहीं कर पाए। और जो गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर्स के पास में इस तरीके की सुविधाएं भी स्टार्टिंग में नहीं थी कि वो बच्चों को, स्टूडेंट को लेक्चर भेज सके। और अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव स्टार्ट करके सिर्फ लेक्चर, वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करवा करके बच्चों के पास भेजती भी है तो बच्चों के पास में वो बेसिक फंडामेंटल जो ज़रूरतें हैं, बेसिक फंडामेंटल जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी कमी होने की वजह से ये एजुकेशन में जो गैप आया है उसको हमें फिल करना होगा। हालांकि इसके लिए अलग अलग इनिशिएटिव, बहुत सारे लोगों के द्वारा अलग अलग इनिशिएटिव दिए गए हैं कि हम ये कर सकते हैं कि जो बेसिक न्यूमरेसी है, अब प्रेजेंट टाइम में जो भी बच्चा जिस क्लास में है उसके साथ में उसकी बेसिक न्यूमरेसी को लेकर के और जो उसकी रीडिंग स्किल्स है इन सब को लेकर के रेगुलर क्लासेज हो सकती हैं। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ नीपा को लेकर के है। हमने देखा कि काफ़ी लंबे समय के बाद में केरला में दोबारा से नीपा के केसेस सामने आए। एक 12 ईयर ओल्ड चाइल्ड की डेथ भी वहाँ पर हो गई और उसके बाद में 251 जो पर्सन उसके कांटेक्ट में आए उन सब को आइसोलेटेड कर दिया गया है। ओके, 11 पर्सन्स में तो सिम्टम्स भी देखे जा रहे हैं और सेंटर ने गाइडलाइन जारी कर दी है कि नीपा को कंटेन करने के लिए कोशिश की जानी चाहिए स्टेट के द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है तमिलनाडु असेंबली ने एक बिल को टेबल पर रखा है। मतलब एक बिल उन्होंने इनिशिएट किया है कि इस बिल में क्या होगा कि बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसे हैं जो बहुत सारे शोरूम में वर्क करते हैं, जैसे क्लॉथ शोरूम में मान सकते हो आप, ज्वेलरी शोरूम में मान सकते हो। इसी तरीके का लॉ जो है वो केरला ने 2018 में बनाया था कि जो भी वीमेन वर्कर्स हैं या फिर जो भी लेबरर्स हैं जो इनमें काम करती हैं उनको राइट टू सिट दिया जाए। मतलब उनके लिए बैठने की व्यवस्था अवेलेबल करवा दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनके वर्किंग पीरियड के दौरान वो सिर्फ खड़े ही रहेंगे। ओके, एक तरीके से जो भी लेबरर्स हैं उनके लिए इक्वलिटी प्रोवाइड करवाने की कोशिश गवर्नमेंट के द्वारा करवाई जा रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, एडिटोरियल पेज पर ये वायरस के बारे में, कोविड के बारे में इस आर्टिकल में विक्रम पटेल इसके राइटर हैं, उन्होंने बताया है। देखो, कोविड के बारे में जनरल अवेयरनेस से उन्होंने शुरुआत की है। उन्होंने बताया कि हमारे इंडिया में कोविड जब आया, जब फर्स्ट वेव आई तो ये बोला जा रहा था कुछ समय बाद कोविड खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। काफ़ी लंबे समय तक हमारे इंडिया में लॉकडाउन चला और जैसे ही लॉकडाउन खुला, लोग बाहर निकलने लगे, दोबारा से ये लगा कि अब कोविड ख़त्म हो गया है। लेकिन सेकंड वेव जो आई वो पहली वेव से भी ज़्यादा डेंजरस थी। इसी का नतीजा हमने देखने को मिला कि हमारे बहुत सारे जो यूथ हैं उनकी डेथ हुई सेकंड वेव में कोविड की। अब इसके बाद में देखो, इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि हालांकि जब कोविड आया था तब बहुत सारे पंडित्स ने इस भविष्यवाणी की थी कि जो कोविड है वो कभी खत्म नहीं होगा, रेगुलर हमारे साथ में रहेगा। जैसे प्रेजेंट टाइम में हमारे साथ में, हमारी पॉपुलेशन के साथ में खांसी, जुकाम, ये सब कुछ रेगुलर रहता है कि जब भी उस वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं और ये इंसान को घेर लेता है। सेम इसी तरीके से कोविड के बारे में बोला गया था, लेकिन उस समय विश्वास नहीं किया जा रहा था। अब कुछ रिसर्च सामने आ रहे हैं और उस रिसर्च में ये बोला जा रहा है कि धीरे धीरे जो कोविड है वो एंडेमिक होता जा रहा है। ओके, हमने एक्सप्लेन पेज पर एक आर्टिकल आया था और उसमें भी हमने भी डिस्कस किया था इस आर्टिकल को। देखो, वैक्सीनेशन स्टार्ट होता है, उसके बाद में वैक्सीनेशन एक आशा मानी जाती है और लोगों को लगता है कि वैक्सीनेशन जो है उससे कोविड खत्म हो जाएगा। लेकिन सेकंड वेव हमने देखी, वैक्सीनेशन 16 जनवरी से स्टार्ट हुआ और उसके बाद में हमने कोविड की सेकंड वेव देखी। अब प्रेजेंट टाइम में ये बोला जा रहा है कि वैक्सीनेशन के साथ में भी ये बोला जा रहा है कि बहुत सारी रिसर्च हुई, उस रिसर्च में सामने आया कि वैक्सीनेशन के बाद में भी लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो क्या किया जा रहा है कि समय के साथ में जो बूस्टर डोज है वो भी देना स्टार्ट कर दिया है। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जिस तरीके से प्रेजेंट टाइम में इन्फ्लुएंजा वायरस, मतलब सर्दी खांसी जुकाम
हमारे साथ हैं, उसी तरीके से कोविड भी हमारे साथ रहेगा। तो हमें एक मिड पाथ अपनाया जाना चाहिए। मतलब किस तरीके से गवर्नमेंट को ये वर्क करना चाहिए कि हम किस तरीके से सभी चीज़ों को परमानेंटली खोल सकते हैं। और जो वायरस को लेकर के देखो मिड पाथ में क्या अपनाओगे, एक तरफ आप सब कुछ ओपन करो, दूसरी तरफ जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो रेगुलर चलते रहना चाहिए। जिनको भी ज़रूरत है, जिनको भी लगता है कि उनको वैक्सीनेशन लेना चाहिए, और जो भी इफेक्टेड ज़्यादा पर्सन हो रहे हैं, वनरेबल पॉपुलेशन है, उनको वैक्सीनेशन दिया जाना चाहिए। तो इस तरीके से मिड पाथ की इस आर्टिकल में बात की गई है। इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि ऐसा नहीं है कि जहाँ पर कंप्लीट वैक्सीनेशन हो गया है वहाँ पर इस तरीके की प्रॉब्लम दोबारा नहीं हुई। इजराइल में आपने देखा फर्स्ट ऐसा कंट्री बना था जहाँ कंप्लीट वैक्सीनेशन करके उन्होंने सब कुछ खोल दिया था, लेकिन अदर वेव से वो प्रेजेंट टाइम में वो भी इफेक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल सी राजा मोहन। देखो ये बहुत अच्छे आर्टिकल इनके आते हैं और आपको इनकी स्टडी करनी चाहिए। ओके, तो इस आर्टिकल में आईआर से रिलेटेड इनके आर्टिकल आते हैं। सी राजा मोहन ने इस आर्टिकल में बताया है पाकिस्तान के बारे में कि काबुल जो है, काबुल में पाकिस्तान की जो प्रेजेंस है, प्रेजेंट टाइम में ये माना जा रहा है ना, जो भी डिस्कशन हो रहा है उसको उन कंट्रीज़ के द्वारा पाकिस्तान को शामिल किया जा रहा है। हालांकि इंडिया को भी अवॉइड किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान को इंक्लूड किया जा रहा है। तो इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि पाकिस्तान की पहली बार विक्ट्री नहीं है अफगानिस्तान के ऊपर। इससे पहले भी पाकिस्तान ने खूब अपनी तरीके से अफगानिस्तान को अपने अंडर करने की कोशिश की, वहाँ पर टेररिज्म के थ्रू या फिर जो भी टेररिस्ट हैं उनको अपने यहाँ पर ट्रेनिंग दे करके उनके अंडर करने की कोशिश की। इससे पहले जब यहाँ पर रशिया का शासन था तो रशिया को दूर करके यहाँ पर यूएस के साथ मिलकर के पाकिस्तान ने यहाँ पर विक्ट्री हासिल की। उसके बाद में 1996 में जब तालिबान दोबारा से यहाँ पर आया तो तब उन्होंने तालिबान को सपोर्ट करके जो रूल तालिबान ने 5 साल तक किया उसमें भी पाकिस्तान की विक्ट्री थी। और प्रेजेंट टाइम में 20 ईयर्स के बाद में जो तालिबान वापस से रिवर्ट किया है अपने आप को, तो ये भी पाकिस्तान की विक्ट्री है। इस आर्टिकल में ये बताया गया कि पाकिस्तान ने, देखो यहाँ पर जो तालिबान है ना, तालिबान में जो पश्तो लैंग्वेज के यहाँ पर कुछ स्टूडेंट, उन्हीं को एक तरीके से ट्रेनिंग दी गई थी पाकिस्तान के द्वारा और उन्हीं से ये तालिबान वर्ड्स जन्मा है। ओके, तो एक तरीके से पाकिस्तान ने हमेशा से इफेक्ट करने की कोशिश की है, उसको एक बफर जोन के रूप में क्रिएट करने की कोशिश की अफगानिस्तान को, और अपने सारे ड्रीम्स, अपनी सारी एस्पायरेशंस जो कंप्लीट करने की कोशिश की है अफगानिस्तान के थ्रू। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, देखो कोविशील्ड की 2 वैक्सीन 2 डोज के बीच में जो गैप है वो गवर्नमेंट ने 84 डेज डिसाइड कर रखा था। तो क्या है कि किसी को कोविन पोर्टल के ऊपर कोई पर्सन जाकर के अगर वो अपना सेकेंड डोज को रजिस्ट्रेशन करना चाहता है तो इस गैप से पहले वो नहीं कर सकता है। इसी को लेकर के हाई कोर्ट में बोला गया कि ये डिस्क्रिमिनेशन है, हम तो पहले लेंगे, ये कोई ज़रूरी थोड़ा है कि आप इसको फिक्स कर दो। तो इसी को लेकर के केरला हाई कोर्ट ने बोला है कि आप ये जो ड्यूरेशन, जो गैप आपने डिसाइड किया है गवर्नमेंट को, उसको आप कम कर दीजिए। ओके, और कम करके आप क्या कर सकते हो, जिसको भी मतलब 4 वीक के बाद में भी कोई भी सेकेंड डोज लेना चाहे तो इजीली उसके लिए अवेलेबल हो जाए। देखो हाई कोर्ट ने यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो गाइडलाइंस दी उनको एक तरीके से चेंज करने की कोशिश की है। ये चीज़ें हमें क्या दिखाती हैं कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हमारे इंडिया में इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड जुडिशरी है ना, मतलब स्टेट की कोई जुडिशरी नहीं है, स्टेट की कोई जुडिशरी नहीं है हमारे यहाँ पर सेंट्रल लेवल पर जुडिशरी है। मतलब जो यूनिटरी फीचर्स है उसमें आता है इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी। मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के अंडर आते हैं हाई कोर्ट। अब देखो जो हाई कोर्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी चेंज कर सकता है और स्टेट के भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी चेंज कर सकता है। और ये चीज़ हमें ये ही दिखाती है कि हाई कोर्ट के पास में भी पावर है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो डिसीजन लिया गया उसको चेंज कर सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हिमाचल प्रदेश को लेकर के। हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा स्टेट बना जहां पर वैक्सीन की फर्स्ट डोज 100% वहां पर वैक्सीनेशन हो चुका फर्स्ट डोज को लेकर के। तो उसी को लेकर के हमारे पीएम ने वहाँ के जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी प्रेज़ की, उनकी प्रशंसा की, जो कि हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स, आशा वर्कर्स, इसके अलावा जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा वर्क किया और उसी का ये रिजल्ट देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, हमारे प्रेसिडेंट ने इंडियन नेवी को, इंडियन नेवल एविएशन को प्रेसिडेंट कलर इस अवार्ड से सम्मानित किया है।
ओके, ये अवार्ड कब दिया जाता है? ये अवार्ड तब दिया जाता है जब आपने कोई भी आपकी जो सर्विस है उसने कोई एक्सेप्शनल सर्विस रेंडर्ड टू द नेशन बोथ इन पीस एंड ड्यूरिंग वॉर। और जो हमारी नेवी है उन्होंने मई में जो तुकाते साइक्लोन आया था उसमें बॉम्बे में एक तरीके से स्टेबिलिटी क्रिएट करने में काफ़ी हेल्प की थी। तो इसी को लेकर के ये दिया गया है उनको अवार्ड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ देखिए, देखो तालिबान की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि वो किसी भी कंट्री को अपने यहाँ पर एंट्री नहीं करने देंगे। मतलब उनके जो इंटरनल प्रोसीजर हैं उसमें वो किसी भी कंट्री को इंटरफेयर करने की अलाउ नहीं करेंगे कि आप आकर के हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस में हमारी हेल्प कीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एक्सप्लेन्ड पेज से है। इस आर्टिकल में एक्सप्लेन्ड पेज पर एक आर्टिकल आया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूरे वर्ल्ड की लगभग 220 लीडिंग हेल्थ जर्नल्स जो हैं उन्होंने पूरे वर्ल्ड को एक बात लिखी है और उन्होंने कंबाइंड रूप से एक एडिटोरियल पब्लिश किया है। उस एडिटोरियल में उन्होंने ये बात बोली है कि कंप्लीट जो गवर्नमेंट है, मतलब ग्लोबल लेवल पर जो सभी जो गवर्नमेंट है वो मिल करके कोशिश करें कि जिस तरीके से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसको रोका जाए। कोविड जब आउटब्रेक हुआ और कोविड को आउटब्रेक को रोकने के लिए जिस तरीके से सभी कंट्रीज साथ आ गई और सभी ने अपनी तरफ से फंड दिया, वैक्सीन बनाने में हेल्प की और इस तरीके से कोविड को कुछ समय में ही काबू करने में हम सक्षम रहे। इसी तरीके से ये हेल्थ जर्नल्स ने ये भी बोला है कि टेम्परेचर जिस तरीके से बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और क्लाइमेट चेंज होने की वजह से बहुत सारे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट हेल्थ से लेकर के आप हर एरिया के ऊपर इसका इफेक्ट देख सकते हो। तो इसको रोकने के लिए सभी मिलकर के वर्क करें, अपनी तरफ से फंड दें और टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना बढ़ना दें। अभी आईपीसीसी की रिपोर्ट आई, उसमें ये बोला गया कि जल्दी आने वाले दशकों में इतना टेम्परेचर तो ईजिली इंक्रीज हो जाएगा और हो सकता है कि हम जल्दी 2 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर इंक्रीज कर लें। ओके, इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि देखो टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होने लग जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर जो पिक्चर दे रखी है वो ग्रीस की दे रखी है। ग्रीस में इविया आइलैंड के ऊपर वाइल्ड फायर देखने को मिला अभी कुछ समय पहले ही। इसकी वजह से भी सेम इसी तरीके से जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलने लग जाएंगे। ग्लेशियर पिघलेंगे तो जो रिवर हैं उनका जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज होगा। इसके अलावा जो अदर एरिया सी में जब वो पानी जाएगा, वाटर जाएगा तो सी लेवल इंक्रीज होएगा। सी लेवल इंक्रीज होएगा तो सी में कोस्टल एरियाज में जो सिटीज़ हैं वो मर्ज हो जाएंगी, पानी के नीचे, मतलब पानी उनको कवर कर लेगा। इसकी वजह से जो पॉपुलेशन उस एरिया में रह रही है उसका प्रेशर क्रिएट होगा अदर एरियाज़ के ऊपर, मतलब रिसोर्सेज कम हो जाएंगे और पॉपुलेशन का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। और इसकी वजह से क्या होगा, जो कन्फ्लिक्ट हैं वो और ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, मतलब एक पॉइंट्स पर कुछ चेंज होगा तो बहुत सारी पॉइंट्स पर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। यहाँ पर ये बताया गया है कि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से अभी WHO की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक एस्टिमेशन किया कि लगभग 2.5 लाख डेथ हो जाएंगी आने वाले समय में 2030 से 2050 के बीच में, जिसमें मेन कारण रहेगा माल न्यूट्रिशन, मलेरिया, डायरिया एंड हीट वेव्स। ओके, हीट स्ट्रेस ये मेजर कारण रहेगा और ये सारी चीज़ें रहेंगी क्लाइमेट चेंज की वजह से। एग्रीकल्चर का जो पैटर्न है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ट्रॉपिकल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लग जाएंगे। मेंटल हेल्थ, एडवर्स मेंटल हेल्थ देखने को मिलेगी। लोगों में बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलेंगी। डिजीज़ जो हैं वो इंक्रीज होने लग जाएंगी। अब ये जर्नल्स ने, जो हेल्थ जर्नल्स हैं, उन्होंने इसी टाइम क्यों पब्लिश किया इसको, ये जो इन्होंने कंबाइंड एडिटोरियल लिखा है ना वो इसी टाइम क्यों लिखा, क्योंकि आने वाले समय में नवंबर में COP26 मीटिंग होने वाली है ग्लासगो में। तो वो चाहते हैं कि जो कंप्लीट जो कंट्रीज़ हैं उनके कानों में ये आवाज़ जाए कि देखो भाई क्लाइमेट चेंज है, एक मेजर इशू बन गया है और सभी को मिलकर के इसके खिलाफ में एक्शन लेना है, नहीं तो ये ऐसा इशू बन जाएगा जिसको आप काउंटर ही नहीं कर पाओगे। उसका अंत यही होगा कि सभी को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। तो इसका एक ही इसका आंसर है कि सभी मिलकर के वर्क करो, अपनी तरफ से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ अपने आप को ट्रांसफ़र करो। एमिशन हर कंट्री अपना कम से कम करे। नेट एमिशन टारगेट्स हैं वो हर कंट्री अपना डिसाइड करे और जल्दी से जल्दी उन टारगेट्स के अकॉर्डिंग ही अपने टारगेट को अचीव करने के लिए ही वर्क करे। ओके, तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।